कॉलेज के बच्चों की अलग अलग कॉलेजों से जो बच्चे आए हैं, इन उपस्थिति को भी मैं हृदय से आपका वंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज जो हमारा ये सम्मेलन चल रहा है इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प जो हमारा अभियान पूरे देश में चल रहा है और उसी के निमित्त जो 3 महीने का ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे देश भर में, उसका लाभ आप सभी को जरूर मिलेगा। सम्मानित मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के 3 महीने पूर्व जो नियुक्ति हुई है हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनिल कुमार तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के दोनों महामंत्री जी परमाशिवम जी, तरंगो कुमार ढाली जी, और आज का जो ये सम्मेलन आयोजित किया गया है उसके कन्वीनर रामदास भाई जी जो कि प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, और साथ ही जो महिला और युवा सम्मेलन के नाम से जो कार्यक्रम आज चल रहा है उसके प्रेसिडेंट्स चैताली रॉय जी और युवा मोर्चा के योगेश जी, साथ ही उनकी जो टीम जिनकी देखरेख में आज का इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी बड़ी संख्या में जो उपस्थिति है, उस सब के लिए मैं आप सबको एक बार बधाई भी देती हूँ और साथ ही अपने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी करती हूँ। दोस्तों, आज का जो विषय है यहाँ पर दिया गया है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का आप जैसे जानते हैं कि 12 मई 2020 जब महामारी पूरे विश्व में फैली थी, उस समय इस अभियान की घोषणा की गई थी और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान तब से चल रहा है। उस विषय पर ये जो टॉपिक है उस विषय पर हमारे बीच में जो भाजपा के उपाध्यक्ष है शेर सिंह भैया, वो आपको संबोधित करेंगे। इसके साथ ही जो आत्मनिर्भर भारत का दूसरा नंबर जो अभियान अभी शुरू हुआ है स्वदेशी संकल्प, जो हम सभी कार्यकर्ता सभी जगहों में सभी घर घर जाकर हर घर स्वदेशी का पैगाम पहुंचा रहे हैं और किस तरह से अपने देश को स्वदेशी संकल्प के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकते हैं, इसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। स्वदेशी की जब हम बात करते हैं तो स्वदेशी दोस्तों एक कोई वस्तु नहीं है, ये एक चिंतन है, भारत के जीवन दर्शन का मंत्र है। और जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब भी सभाएं होती हैं, चाहे वो कार्यकर्ताओं की सभाएं हो या राजनीतिक सभाएं हो, आप उनके मुंह से राष्ट्रवाद का शब्द जब से हमारी ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है आपने सुना होगा। तो जब हम स्वदेशी की बात करते हैं, स्वदेशी संकल्प की बात करते हैं, तो स्वदेशी संकल्प भी हमारे लिए आर्थिक राष्ट्रवाद ही है। जब हम स्वदेशी पर काम करेंगे और आत्मनिर्भरता की ओर जब देश बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर ये राष्ट्रवाद जो है आर्थिक राष्ट्रवाद की वजह से देश मजबूत बनेगा। और सरल भाषा में जब हम स्वदेशी की बात करें तो हर एक देशवासी भारतीय जो है वो चाहत से देशी है, जरूरत से स्वदेशी है और मजबूरी में विदेशी है। कैसे जब हम सामान अपने जहां पर हम रहते हैं, हमें किसी चीज की जरूरत होती है, हमारे यहाँ लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैं बात करूं तो आप जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, वहां पर हम ज्यादातर कुछ चीजें खरीदनी होती हैं। भुजिया खानी है हमें, नमकीन खाना है हमें, मुर्गू खाना है, अचपम खाना है, तो हम ज्यादा प्रयास ये करते हैं। अभी दिवाली बीती है, उस दौरान भी हमने देखा कि हम अपने आसपास क्षेत्रों में ये पता करते हैं कि कौन सी महिला ग्रुप है जो ये देसी चीजें जो हमें जरूरत की चीजें हैं ये बनाती है। हम प्रेफर वो करते हैं कि उनसे वो चीजें लें और उसका उपयोग करते हैं। और जब स्वदेशी चीजों के बारे में बात करें, ये तो हुआ, ये हमारे चाहत की बात हुई जो देसी हमें चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे क्षेत्र में, हमारी उस कॉलोनी में, हमारे पंचायत में ना होकर दूसरे किसी जिले में हो, दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में हो या किसी राज्य में हो, तो वहां से हम लेना प्रेफर करते हैं, वो हमारे लिए स्वदेशी हो गया। लेकिन और कुछ वस्तुएं हैं, जैसे कुछ दवाएं हो गई, कुछ इलेक्ट्रॉनिक के सामान जो हमारे देश में, हमारे जिले में नहीं बनते हैं, उसके लिए हम विदेशों पर निर्भर होते हैं। ये परंपरा अभी तक हम चला रहे हैं। क्यों चल रहा है ये? क्योंकि अभी भी देश विकासशील देश की श्रेणी में भारत आता है
और इसी संकल्पना को कि देश को कैसे हम विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाए 2047 तक, उसके लिए ये जो आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी संकल्प की ये परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी की देन। जब हम स्वदेशी की बात करते हैं, ये कोई नया विषय नहीं है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में जब देश में बंगाल का विभाजन की बात की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, बंगाल को बांटने की योजना जब बनाई जा रही थी, उस दौरान वहां पर जो तूफान उठा, बंग क्षेत्र जो बंगाल प्रोविंस है, उस समय बंगाल प्रोविंस में बिहार, उड़ीसा और आसाम और आज का जो बांग्लादेश है वो भी क्षेत्र शामिल होता था बंगाल प्रोविंस में। और इसे पूरी तरह से बांटने, ये बंटवारा, मैं उस बंटवारे की बात नहीं कर रही हूँ जब देश आजाद हुआ था और पूर्वी पाकिस्तान बना था, ये उससे पहले की बात है। फूट डालो और शासन करो उनकी नीति थी, ब्रिटिशर्स की नीति थी, और उस नीति के तहत बंगाल को तोड़ने की जो भूमिका बनाई गई थी वो 1905 में ही बनाई गई थी। और उस दौरान जो आक्रोश बंगाल के निवासियों में जो दिखा था, इस विभाजन के विरोध के स्वरूप जगह जगह सभाएं की जाती थी और वंदे मातरम के गीतों के साथ विरोध प्रदर्शन किया जाता था। आज हम जब वंदे मातरम गीत किसी भी ओकेजन पर गाते हैं, तो आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उस समय चुप रहते हैं। ये गाना उनके खिलाफ लगता है कि हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन उस समय भी किसी चीज के विरोध जताने के लिए वंदे मातरम गीत का हमारे जो क्रांतिकारी थे वो यूज करते थे। और ये बंगाल विभाजन के समय की बात है। और ये होता क्या था, जब ये विरोध प्रदर्शन होता था तो उन्हें जेलों में, जब भी वंदे मातरम गीत गाया जाता था तो जेलों में हमारे युवा क्रांतिकारियों को डाल दिया जाता था। और उसी दौरान, क्योंकि बंगाल के विभाजन की बात चल रही थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने आमार सोनार बांग्ला की जो रचना है, जो गीत है, हमारे बंगाली भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण गीत है। इवन जो आज बांग्लादेश है वो भी अपने राष्ट्रीय गान के रूप में इस गीत को इस्तेमाल करता है। तो ये हमारे लिए बड़े उस समय जो स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से जो जागरूकता आई, ये बड़ी गर्व की बात थी। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो हमारी युवा पीढ़ी आज यहाँ बैठी है, आपको अपना इस इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास में ही आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और जब ये चीजें बहुत दिनों तक चली और जगह जगह इसका विदेशी वस्तुओं का विरोध प्रदर्शन होने लगा, और मुख्य तौर पर जो विरोध हो रहा था वो था कपड़ों का। वो कपड़ों का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि भारत में कपास जो है बहुत ही मात्रा में यहाँ उगाया जाता था, हमारे किसान उगाते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान इन कपास को भारत से लंदन भेजा जाता था जहाजों के जरिए, और मैनचेस्टर सिटी में उससे कपड़े बनाए जाते थे, खासकर कॉटन के कपड़े, सूती कपड़े। और इस सूती कपड़े को 3 गुना 4 गुना दामों में बाकी देशों में बेचा जाता था। और इससे किसका फायदा होता था? ब्रिटेन का फायदा होता था। और हमारे देश की चीज होती थी, लेकिन हमें उसे डबल ट्रिपल दामों में खरीदना पड़ता था। इसका विरोध प्रदर्शन लोगों ने शुरू किया। उसी तरह से नमक भी वहां बनाया जाता था और उसका भी विरोध हमारे देश के लोगों ने किया। और ये केवल बंगाल तक सीमित नहीं था। बंगाल में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, विपिन चंद्र पाल और दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, ये बहुत सारे नेता थे जिन्होंने इसको और ज्यादा लोगों को संगठित करते हुए ये आंदोलन चलाया। तो बंगाल के बाद ये आंदोलन पूना, मुंबई, दिल्ली, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों तक भी पहुंचा। अलग अलग नेताओं ने वहां पर उसको लीड किया और इतना ज्यादा ये आंदोलन आंदोलन को तेजी मिली कि 2005 से लेकर 2009 तक जो देश में आयात होता था, आयात बोले तो जो हम सामान विदेशों से खरीदते थे, उसमें बहुत उल्लेखनीय गिरावट आ गई। और ये तब लोगों ने समझा कि अगर सब एकजुट होकर अपने स्वदेशी के लिए, अपने आत्मनिर्भर होने के लिए हम ये मुहिम चलाएं तो निश्चित तौर पर हम इस ब्रिटिश शासन को टक्कर दे सकते हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिशर्स ने मजबूर होकर जो कुछ हमें रियायतें दी, भारतीयों को कुछ
कुछ रियायतें दी गई और उसके लिए एक लेखा जोखा बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसी के बाद चलकर बंगाल में बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल और बाकी दूसरे राज्यों में भी राष्ट्रीय नेशनल कॉलेजेस की स्थापना हुई, राष्ट्रीय बैंक बनाए गए, हम बीमा क्षेत्र में अलग अलग कंपनियां स्थापित की गई, उद्योग धंधे बढ़ाए गए, मिलों का निर्माण हुआ और ये चलकर एक स्वदेशी मुहिम को जो आगे इसने पकड़ा और हमारे देश में ही मिलें बनने लगी, साबुन बनने लगे और बाकी जो छोटी छोटी चीजें थी कुटीर उद्योगों के माध्यम से बहुत अच्छा ये स्वदेशी का जो आंदोलन हुआ, इसका परिणाम हमें देखने को मिला। लेकिन आगे चलकर वो कहते हैं ना कि जब भी कोई आंदोलन हो और राजनीति जब उसमें बहुत ज्यादा घुस जाती है, जब उसका ध्येय खत्म हो जाता है, देश महत्वपूर्ण ना रहते हुए खुद को महत्वपूर्ण जब लोग मानने लगते हैं, तो उसका नतीजा भी उस आंदोलन में देखने मिला कि ये आंदोलन की जो नेतृत्व कर रहे थे जो लोग, उनको तो जेल में डाल दिया गया या फिर उस क्षेत्र से निर्वासित कर दिया गया, किसी दूसरे जगह भेज दिया गया। तो जो एक सक्षम नेतृत्व ना होने के कारण ये आंदोलन कहीं न कहीं दब गया। और फिर उसके बाद जब देश आजाद हुआ, तो देश आजाद जब तक हुआ, जो हमारी जो रिसोर्सेस थे उसका इतना ज्यादा दोहन हो चुका था।